हेलो। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज है नया चैप्टर। देखिए जी, आज आपका नया चैप्टर है और अंतिम, शायद सातवां चैप्टर है, क्या आठवां? सातवां चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर है। तो अभी जो है आपका नया चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। अनुवांशिकता तथा, देखिए अनुवांशिकता से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जो जो हम लोग का परिवार है या हम लोग का जो जनरेशन है, फिर आने वाला जनरेशन है, तो ये जो बदलते रहेगा तो हम ही लोग से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन कुछ कुछ बदलाव आते रहता है। आप शुरुआत से देख रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, बदलाव आते जा रहा है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पहले, सबसे पहले अनुवांशिकता पढ़ेंगे। अनुवांशिकता क्या है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे जैव विकास। ये दो चैप्टर है, मतलब दो टॉपिक है एक चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो है अनुवांशिकता के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो कथन है वो है सभी जीवों की मूल संरचना, सभी जीवों की मूल संरचना एवं उनके लक्षण। देखिए संरचना और लक्षण, तो सभी जीवों का संरचना होता है अलग अलग। जैसे एक एक जाति के लक्षण जो होगा एक ही जैसा, लगभग लगभग एक जैसा। ठीक है, फिर संरचना भी लगभग लगभग, कुछ थोड़ा सा विभेदित रहता है, लेकिन संरचना भी लगभग एक ही रहता है एक प्रजाति के। और उनके लक्षण अपने जनकों के समान ही होते हैं। जैसे हम लोग मानव की बात करें तो मानव का जो संरचना रहेगा, ठीक है, और मानव का जो लक्षण रहेगा लगभग क्या रहेगा, समान रहेगा। अब ऐसा थोड़े है कि मानव का संरचना है, ठीक है, और लक्षण कर रहा है गाय भैंस वाला, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। मानव का संरचना है तो लक्षण भी किसका रहेगा, मानव का ही रहेगा, तो मानव की तरह ही काम करेगा वो भी उसका। ठीक है, तो अपने जनकों के समान ही होते हैं। फिर भी प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों से, फिर भी प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों से या अपने ले जन से, अपने जन से कुछ भिन्न अवश्य होते। ठीक है, यहां पर इसको काट दीजिएगा, जन से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। तो मनुष्य धीरे धीरे, आपको पुरानी बात अगर कहें तो मनुष्य धीरे धीरे क्या अपना आकार बदलते गया। कहा जाता है, हाँ बोलो, कहा जाता है, बोलो बोलो। जानवर जैसा? कहा कहा कहाँ देखे हैं? बस मोबाइले पे देख सकते हैं। आजकल एआई का मतलब नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भिन्न। आप विज्ञान को बदलने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, पूरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। तो हम लोग आनुवांशिकता में, अरे
13-14 दिन में ये लोग कैसे करते रहता। चलो देखो, अभी हमने बताया कि सजीव यानी कि सभी जीवों की मूल संरचना एवं उनके लक्षण अपने जनकों के समान होता है। जो जनक है जिससे जन्म लेते हैं तो जनक के समान ही होगा। किसके समान होगा? जनक के समान। जो जन्म देते हैं तो गाय के समान होगा, मतलब जो गाय जन्म दिया है तो गाय के समान ही उसका बच्चा होगा। मानव का जो बच्चा होगा मानव के समान। जो जनक करता है मतलब पिता, जनक क्या माता पिता है, जनक कौन है जी? माता पिता है। उनके जैसा ही आपका गुण रहेगा, लक्षण रहेगा, संरचना रहेगा। ठीक है, तो संरचना और लक्षण उनके जैसा ही रहेगा, फिर भी थोड़ा सा बदलाव होता है। तो प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों से या अपने जन से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। क्या होता है? कुछ भिन्नता पाया जाता है। तो कुछ भिन्नता क्या पाया जाएगा आपको बतलाएंगे। ठीक है, अब आगे भिन्नता की बात कर रहे हैं। भिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण को दर्शाते हैं। उसी गुण को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, यहां से छूट गया लगता है। अरे इतना ना वीडियो कटा गया है। जैसे क्या है देख लीजिए, जैसे यहां पर क्या है, मूल स्वरूप से विभिन्नता होती है। सभी में थोड़ा बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो वो भिन्नता क्या है? जैसे उनके रंग रूप। जैसे अब देखिए, पिता काला है माता गोरा है, तो देखिएगा बच्चे में रंग रूप का भेदभाव आ जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो है रंग रूप हो गया। दूसरा क्या हो गया? शरीर किसे, देखिए अगर पेरेंट्स आपका ज्यादा मोटा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी मोटा ही रहिएगा, पतला भी हो सकते हैं। तो उसमें कुछ भिन्नता हो जाता है। शरीर का गठन, आवाज में भी भिन्नता आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही तुम भी बोलेगा। ठीक है, प्रजाति के मानसिक क्षमता, सबका समझने का, सबका दिमाग अलग अलग होता। हो सके अपने माता पिता से ज्यादा तेज हैं आप, या हो सके अपने माता पिता से कम बुद्धिमान है। तो ये क्या होता है? यही हमारा क्या है? भिन्नता। यही भिन्नता होता है। आनुवांशिक में सभी भिन्नता नहीं होता, सभी भिन्न नहीं होगा। आनुवांशिक गुण में सभी भिन्न नहीं होगा। जैसे अभी तुम लोग बोल रहा था कि सर इसका 4 गो हाथ, ये मूड़ी अलग बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा, या देवता क्या बोलते हैं आप लोग बता रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको मोबाइल में दिखाया जाता है और रियल लाइफ में नहीं है। ये विज्ञान आपको ये नहीं कहता कि भाई उसका 4 हाथ हो जाएगा। ये आपको गलत बात आप समझ रहे हैं, इसलिए सच्चाई को समझिए। ठीक है,
तो क्या संरचना कौन होगा? क्या क्या बोला? हाँ, रंग अलग अलग, अभी तो बताएं जी, रंग अलग अलग हो सकता, रंग अलग अलग हो सकता है भाई। आपके माता पिता पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के आपका रंग होगा, ठीक है। डीएनए जो होगा वही आएगा, माता पिता का जो डीएनए, माता और पिता का दोनों के मिलने से जो डीएनए बनेगा वही डीएनए आप में होगा। तभी ना पता चलता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का डेथ हो गया और उसका शकल मिल ही नहीं रहा, मतलब शकल कहने का मतलब है कि इस प्रकार से उसको मारा गया है कि पता नहीं चल रहा कि किसका बॉडी है। तो देखता है कि कपड़ा से लोग पहचान करते हैं, लेकिन कपड़ा से पहचान नहीं हुआ, कपड़ों बदल दिया तब, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? डीएनए। तो आपके माता पिता का डीएनए मिलेगा ही मिलेगा, ये असंभव बात का है बोलता है, अरे ये जादू थोड़े है कि नहीं मिलेगा, तो डीएनए मिलेगा ही, ठीक है। तो हाँ, बाल, प्रत्येक बॉडी, बाल का भी, नाखून का, सब का डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो अनुवांशिकता समझ गए? अनुवांशिकता में संरचना और लक्षण क्या होता है? समान होता है। संरचना और लक्षण क्या होता है? किसके समान होता है? जानुकों के समान होता है, ठीक है। और कुछ विभिन्नता बच जाता है, कुछ विभिन्नता बच जाता है। तो जन का कुछ देखिए, कुछ चीज लिखा गया डबल, उसको देख लीजिएगा। जैसे जन से कुछ विभिन्न अवश्य होते हैं, तो विभिन्न क्या होते हैं? तो उनको विभिन्नता को देखिए, जैसे रंग रूप, शरीर का गठन, आवाज और मानसिक क्षमता, ठीक है। मानसिक क्षमता, यही आपका क्या है? विभिन्न पाया जाता है। बाकी शारीरिक ढांचा, बनावट सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है, जनक के जैसा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अरे यार, ये तो यहां ही आ गई है ना। ठीक है, यहां तक था। कुछ कुछ इसमें टाइपिंग ठीक से नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे हम आपको अपना हैंडराइटिंग से लिखा हुआ नोट्स भेज देंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। कुछ चीजों में गड़बड़ है। चलिए आइए, विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता जैसे अभी हम बताएं कि विभिन्न होता है कुछ कुछ चीजें, जैसे अभी बताया शरीर का गठन, आवाज, मानसिक, ये विभिन्नता होता है। तो विभिन्नता के प्रकार है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। पहला है जनिक, ठीक है, और एक है कायिक। जनिक और कायिक। तो जनिक क्या है? सबसे नंबर 1 बात करें हम जनिक के बारे में, ठीक है। जनिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नता है जनन कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन, जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या। आपको सबको पता है कि क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितना होता है? मनुष्य की बात करें कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? अगर जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन। तो ये जो जनन कोशिकाओं है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रोमोसोम की संख्या। अब देखिएगा, ऋतिक रोशन का नाम आप लोग सुने हैं, देखे भी हैं, उनका देखिएगा 6 उंगली है, 6 उंगली है। तो 6 उंगली है, इसका मतलब कि उनका क्रोमोसोम क्या होगा? कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या पड़ गया? ज्यादा पड़ गया, इसीलिए उनका जो हाथ का उंगली है वो क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम की संख्या, संरचना में परिवर्तन हुआ तब ना हुआ ऐसा?
परिवर्तन के कारण हुआ। तो जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, किसके परिवर्तन के कारण? जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण ही होती है। ऐसी भिन्नताएं एक पीढ़ी, यहां पर पीढ़ी लिखा है, एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है, वंशागत होती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो किसके सहारा जा रहा है भाई? जीन के सहारा। किसके सहारा जा रहा है? जीन के सहारा। तो जीन में अगर परिवर्तन होगा तो वंशावली में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस वंश में जो है, अगले वंश में जीन ले, तो जीन पाया जाता है क्रोमोसोम में। कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम में। जब क्रोमोसोम को तोड़ते हैं ना, तो क्या मिलता है? जीन। क्रोमोसोम को तोड़ते हैं, देखिए क्रोमोसोम को जब तोड़ते हैं, एक्स के जैसा होता है, इसको जब तोड़ते हैं तो जीन बनता है। क्या बनता है? छोटा छोटा, यानी कि जीन से मिलकर के क्या बना है? क्रोमोसोम। आप क्रोमोसोम को तोड़ते, सॉरी जीन को तोड़ते हैं तो डीएनए। जीन को तोड़ेंगे तो जीन से मिलकर के, सॉरी डीएनए से मिलकर के जीन, और जीन से मिलकर के क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसी भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है। इस कारण से जनित विभिन्नता आनुवांशिक, ले और घटिए रहा, रुक जा, और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद जैसे नहीं दूसरा है फिर। ठीक है, अब यहां आ जाइए, कहां तक थे? देखिए ब्रैकेट में हम लोग हैं, यहां पर ब्रैकेट में तो बात करते हैं यहां से कि जनिक भिन्नता, ऐसी भिन्नताएं जनन कोशिकाओं, जनन, ये भिन्नताएं किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, ये जो भिन्नताएं हैं कोशिका का, किसका? तो कौन सा कोशिका? कोशिका तो हमारे शरीर में बहुत सारा है। फिर कौन सा कोशिका की बात कर रहे हैं? जनन कोशिका, जो हमारी संरचना को बनाने का काम करता है। तो जनन कोशिका में अगर परिवर्तन होता है, जनन कोशिका में होने वाले, तो जनन कोशिका में होने वाले परिवर्तन क्या है? तो आंतरिक बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन के कारण होती है। तो किसके परिवर्तन से? जनन कोशिका के परिवर्तन के कारण होती है। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। इस कारण से जननिक भिन्नता आनुवांशिक भिन्नता भी कहलाती है। तो जनिक भिन्नता का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिक भिन्नता। जनिक भिन्नता का दूसरा नाम क्या है जी? चलिए, तो एक विद्यार्थी बहुत, चलिए इस श्याम के बगल में जो है खड़ा हो जाइए। चलिए बताइए, हम पढ़ा रहे थे जनिक भिन्नता, इसका मुख्य कारण कौन है? जनिक भिन्नता का मुख्य कारण कौन है? जनिक भिन्नता जो है, जनिक भिन्नता, जैसे भिन्नता बताएं दो प्रकार का होता है, तो जनिक भिन्नता का कारण कौन है? मुख्य कारण कौन है? जनन कोशिका। जनन कोशिका के वजह से हम लोग का शरीर क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है? परिवर्तित। और ये परिवर्तन प्रत्येक वंश में होते रहता है, और इसी को बोलते हैं जनिक भिन्नता। उसको क्या बोलते हैं? जनिक भिन्नता। पहला क्या है जी? जनिक भिन्नता। तो जनिक भिन्नता किसकी वजह से होता? जनन कोशिका में होने वाले परिवर्तन के कारण।
तो परिवर्तन क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या घटता है या बढ़ता है। संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन होगा तो जीन के गुणों में परिवर्तन। तो यही परिवर्तन होता है जनन कोशिका में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन, उसी को क्या कहते हैं, जनिक कोशिका। क्लियर है जी, क्लियर है अभी भी। क्या हम बोले, जनन कोशिका के वजह से क्या होता है, जनन कोशिका की वजह से जनिक विभिन्नता होती है। जनिक कोशिका में, सॉरी, जनन कोशिका में क्या, जनन कोशिका में क्या परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम की संरचना क्या होता है, जीन में परिवर्तन होता है। जैसे जनन कोशिका का क्या होता है, जीन के गुणों में परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्नता, क्या पढ़ रहे हैं, भिन्नता। किसमें भिन्नता पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता में। ठीक है, किसमें पढ़ रहे हैं, हमारा शरीर प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये आनुवांशिकता दो प्रकार का, विभिन्नता कितना प्रकार का, एक है जनिक विभिन्नता। जनिक विभिन्नता में क्रोमोसोम की जीन, क्रोमोसोम की जीन के गुणों में परिवर्तन होता है, जिसके वजह से जनिक विभिन्नता होता है। ठीक है, अब आगे बात करें किसका, कायिक विभिन्नता। ई किसकी वजह से होता है भाई, पता है, कायिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकती है, जैसे जलवायु, इधर है ले और छोड़िए दिया, इसमें है, हाँ 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 है। देखिए कई कारणों से हो सकता है, उसमें हम लोग देखे जनिक देखिए जनिक में आपको याद करने की जरूरत है। जनिक में आपको समझना है कि हम लोग जन की बात कर रहे हैं तो जन में क्रोमोसोम ही आएगा, जीन आएगा। लेकिन हम कायिक में बात करें तो कायिक में जैसे जलवायु हो गया, वातावरण हो गया, माहौल जिसको बोलते हैं, वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रभाव के प्रकार। अब जैसे देखिए कोई आदमी जंक फूड को खूब खा रहा है, जंक फूड खूब खा रहा है तो वो आदमी कुछ होगा, मोटा होगा। अब मोटा हो जाएगा तो कहेगा कि नहीं हमारे बाबूजी के देन है या माता जी का देन है, और माता जी बाबूजी मोटा थे तो हम मोटा। नहीं, ये क्या है, भोजन के प्रकार से आप क्या हो गए, मोटा हो गए। या फिर किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा ठीक से, अच्छा आहार नहीं खा पा रहा तो उसको बीमारी हो जाएगी, या कुपोषण जिसको बोलते हैं, तो वो बीमारी हो सकता है। या अन्य उपस्थिति जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि से। तो बहुत तरह के उदाहरण है जिसके वजह से हमारे शरीर में क्या होगा, विभिन्नता पाया जाएगा। लेकिन ये माता पिता का विभिन्नता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि चूहा की बात करें, चूहा का कभी कभी पूंछी कट जाता, चूहा का पूंछी कटा हुआ है, ठीक, मान लीजिए कट गया किसी भी तरह से, तो बताइए अब ई हो जाएगा उधर कि नहीं भाई माता पिता, चूहा का पूंछी कट गया था किसके वजह से, ये तो भाई क्या हुआ, ये कायिक विभिन्नता है ना अपने आप, ये तो माता पिता का देन थोड़े है भाई। तो ये है, यही बोला जा रहा है जलवायु, वातावरण और वातावरण का प्रभाव, उपलब्धता भोजन। दूसरा है जीवों में उपस्थित व्यवहार, क्या है जी, व्यवहार। तो क्लियर है ये वाला क्लियर है कि जलवायु के कारण होता है परिवर्तन, और भी भोजन से भी होता है, जीवों के साथ परस्पर व्यवहार से भी होता है। आपके साथ जैसा व्यवहार होगा उसके अनुसार ही आपके शरीर में क्या होगा, बदलाव होगा। अब मान लीजिए एक आदमी को बहुत ज्यादा पिटाई लग रहा है
और डेली पिटाई लग रहा है। अब वो आदत से क्या हो जाएगा, लतखोर जिसको बोलते हैं, लतखोर हो गया। अब उसको तुम बात बोल के डरा सकते हो, मार के नहीं डरा सकते हो, क्योंकि बचपन से मार खाए हुए है तो कहेगा लीजिए आप भी मार लीजिए, हमको कोई दिक्कत थोड़े है, मारिए। लेकिन उसको बात बोलिएगा तो बहुत ज्यादा दुखेगा। तो व्यवहार भी क्या करता है, व्यवहार भी क्या है, कायिक विभिन्नता लाता है। किसमें, किसी भी जीव में, मनुष्य में। अब जैसे देखिए सर्कस की बात करें शेर का, अब देखिए एक शेर है जंगल में और एक शेर है सर्कस में, तो देखिए दोनों का स्थिति आप व्यवहार देखिएगा, दोनों का व्यवहार में परिवर्तन रहेगा कि नहीं रहेगा। अब जंगल में आप मिल लीजिए शेर से क्या करेगा वो, और पिंजरा में लिए बेचारा कुछ नहीं कर सकता, जो मालिक बोलेगा, क्योंकि उसका व्यवहार है। अब व्यवहार तो वही बना लिया ना। तो सुमित समझ में आ रहा है जी, कायिक परिवर्तन हुआ, ये क्या हुआ, कच्चे चबा जाएगा ना। अब ठीक से लग रहा है लिखा हुआ, अब ये दिक्कत है। देखिए जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और कुछ आगे समझते हैं। जो जीव के मूल्य, और बड़ा कर दे, बड़ा नहीं होगा, है क्या बोलते हैं, नहीं हो पाएगा। देखो कोशिश करते हैं, तुम बोल रहा है तो बड़ा कर देते हैं। लॉक कर दिए ना, उसको हटा दिए, हिल रहा है, नहीं हो रहा। चलो समय की बर्बादी, समय की बर्बादी हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा मिट भी नहीं रहा। देखो आवाज आ रहा है जी, हाँ। देखिए कहता है जो जीव के मूल स्वरूप से, जो जीव मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं, जो जीव मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं, ये भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। मतलब संचरित मतलब कि बढ़ते जाता है। भिन्नता क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब एक समय ऐसा आएगा कि दादा की बात करें तो दादाजी के दादाजी, यानी कि दादाजी के बाबूजी या बाबूजी के दादाजी, और उनके दादाजी और अपना, दोनों में अगर हम लोग व्यवहार परिवर्तन करें, मतलब बात करें, तो दोनों में क्या होगा, आसमान जमीन का फर्क हो जाएगा। उनका जीवन शैली अलग था, आपका जीवन शैली अलग है, नहीं, हर चीज में मतलब क्या हो जाएगा, पीढ़ी दर, इसी को बोलते हैं परिवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन। सोचने का तरीका, हम लोग का डिमांड अभी, जैसे उस समय क्या लैंप में लोग पढ़ते थे, तो लैंप में पढ़ते थे, और अभी बोल दे कि लैंप में पढ़ो, दादाजी बोल दे ना तुम लैंप में पढ़ो, हम पढ़े तो लैंप में, तो ऐसा हो सकता है जी, नहीं हो सकता। पहले का क्वेश्चन अगर हम 10वां की बात करें तो पहले का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, लेकिन अब क्या, अब ऑब्जेक्टिव आने लगा। तो बहुत तरह के, मतलब हर तरह के शैली में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचरित होती है, तथा वंशजों में ऐसी विभिन्नताओं का संचयन होने लगता है। विभिन्नताओं का संचयन उन जीवों में अधिक, उन जीवों में अधिक तेजी से होता है जिनकी जनन क्षमता की दर अधिक होती है। तो जिनकी जनन क्षमता क्या होता है, अधिक होती है, उसमें भिन्नता ज्यादा होता है। तो आपसे जब पूछेगा कि भिन्नता किसमें ज्यादा होता है, तो कहेंगे जिनमें, हाँ, जो जनन क्षमता की दर क्या होता है, अधिक होती है, उसमें भिन्नता क्या होता है, अधिक होती है। ठीक है, यही भिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होकर नई जातियां बन जाती है। अब यही धीरे धीरे संचित होकर के नई जातियां बनाती है। ठीक है, अब यही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बदलते जाता है, स्वरूप बदलते जाता है। तो अब आदमी कहेगा क्या कि भाई तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार
अब तुम दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, तो मेरा जाति ये हो जाता है ना, कहता है कि हम लोग में प्रत्येक जाति में 6 प्रकार का जाति है, तो वही भिन्नता दिया जाता है कि भाई तुम्हारा में ये भिन्नता है, तुम्हारा शादी का रीति रिवाज ऐसा होता है, तुम्हारा मरने का रीति रिवाज ऐसा होता है, या फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन अलग होता है। तो ये क्या होता है, जाति का भिन्नता। अभी देखिए लड़का लोग में नया क्रेज चला हुआ है 2020 के बाद। पहले बर्थडे मनाता था तो लोग ताली उली बजाता था, अब बेल्ट बजाता देह पर। तो नया भिन्नता है कि नहीं है, तो नया प्रजाति बन गया। क्या बन गया, नया प्रजाति। ठीक है, तो हम लोग ये प्रजाति खुद तैयार करते हैं नए नए सोचों के साथ। अब आनुवांशिकता की बात करें, जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले जान रहे थे आनुवांशिकता के बारे में। हाँ यहां से, अच्छा यहां से, इसमें से 5 नंबर का सवाल पूछेगा, बता देते हैं। 5 नंबर का सवाल पूछता है भाई। देखिए आनुवांशिकता, अभी अभी हम समझाए थे कुछ देर पहले। प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे, ये जो आपको लिखवाए थे पीछे, अभी क्या था जी पिछले, हाँ भिन्नता था, तो भिन्नता को समझे। अब समझिए आनुवांशिकता। तो प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनको से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। तो ये अभी अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ये जो आनुवांशिकता है माता पिता से ही आता है, चाहे जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। गुण या फिर पैतृक गुण, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर 2 नंबर का सवाल पूछेगा, एकदम ध्यान रखिएगा। पैतृक गुण किसको कहते हैं, ये एकदम हमको लग रहा है कि 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पैतृक गुण या फिर क्या बोलेगा, आनुवांशिक गुण। तो पैतृक गुण आनुवांशिक गुण क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात उनको से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं, ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों के मूल गुण, जैसे मूल गुण क्या हो सकता है बताइए, मूल गुण, सब गुण की हम बात नहीं कर रहे हैं, मूल गुण। जैसे शरीर का ढांचा, ये तो जरूरी है ना, शरीर का जो ढांचा है जरूरी है। या फिर आपके पिता में जो विशेष लक्षण हो या फिर आपके माता में विशेष लक्षण हो। ऐसे आपको बता दे कि पिता का गुण हमेशा लड़कों में आता है, ज्यादा क्या आता है, लड़कों में आता है। और माता का गुण जो होता है ज्यादातर लड़कियों में आता है। पिता का गुण भी आता है लड़कियों में, लेकिन ज्यादातर माता का गुण रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों के संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। संचरण मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, संरचना आनुवांशिकता कहलाता है। यहां से एक है हेडलाइन कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों के संरचना आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा नंबर है कि किसी जीव की जीन, देखिए जीनी संरचना है, जीन, ठीक है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप। देखिए ये भी सवाल एक पूछा जाएगा, ये भी एक सवाल है कि जीन प्रारूप क्या है। सुमित कुछ तो तुम समझ नहीं पा रहा। एकदम थोड़ा सा भी समझने का प्रयास। क्या है सुमित, ऐसे काहे कर रहा है तुम। चलो देखो,
ये देखो सुमित अब कर रहा है तो ये बाहरी वाला लक्षण कर रहा है, तो ये अनुवांशिकता कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे। ये वातावरण से, व्यवहार से लिया गया है। कायिक परिवर्तन है ना। चलिए, तो कायिक परिवर्तन है। अब यहां पर समझिए कि एक बात और, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, यह 2 नंबर में आ सकता है। क्या आएगा भाई? जीन प्ररूप किसको कहते हैं? तो किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहता है? जीनोटाइप किसको कहते हैं? जीनोटाइप किसको कहेंगे? किसी जीव की जीनी संरचना, किसी जीव की, उस जीव का जीन प्ररूप कहते हैं, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। जीन प्ररूप या फिर बोलते हैं अंग्रेजी में जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है। जीवों के गुणों जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, विचार, ठीक है। यह है अनुवांशिकता के बारे में। क्लियर है जी? देखिए, इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट था। पहला क्या था? अनुवांशिकता क्या है, ठीक है। अनुवांशिकता क्या है भाई, कहलाता है। और दूसरा था पैतृक गुण, और तीसरा है जीन प्ररूप, ठीक है। नेक्स्ट, जीवों के गुण, शारीरिक गठन, लंबाई, विचार एवं बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण उनके जीन प्ररूपों के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? जीन प्ररूप। अभी बताएं जीन प्ररूप क्या है? जीन के, हाँ, तो उसके कारण क्या होता है भाई? जीन प्ररूप के कारण क्या होता है हमारे शरीर में? शारीरिक गठन, लंबाई, विचार एवं बालों का रंग का निर्धारण उनके जीन प्ररूपों के कारण ही होता है। नेक्स्ट है जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित, पैसे नहीं, जैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लक्षण प्ररूप या फिर फेनोटाइप कहलाता है। चलिए, अभी इसके पहले हम लोग देखे जीन प्ररूप। क्या देखे? जीन प्ररूप। और अब देखे क्या? फेनोटाइप या फिर बोलते हैं लक्षण प्ररूप। अभी बता रहे थे सुमित के बारे में कि लक्षण प्ररूप क्या है। तो सेम टू सेम देखिए, यहां पर जीवों के गुणों किस पर निर्भर करता है? क्या कहलाता है? जीन प्ररूप के हिसाब से ना। ले मिटा रहा है तो मिटी नहीं। प्लेन पूरा हो जाएगा, ठीक, यही ठीक। ये जो जीवों के गुण है, ओए, जीवों का गुण किसके वजह से आता है? जीन के वजह से। किसके वजह से? जीन के वजह से। ठीक उसी प्रकार से लक्षण प्ररूप क्या कर रहा है? लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप तथा, ध्यान दीजिए, अंतिम है लक्षण प्ररूप क्या है? तो कहता है जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित, जैसे अनुवांशिक लक्षण या
विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसी को क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप या फिर फेनोटाइप कहलाता है। तो जीन प्ररूप के साथ साथ क्या मिलता है? वातावरण भी मिलता है, आनुवांशिक लक्षण भी मिलता है, तब जाकर के क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फिर फेनोटाइप। जीन प्ररूप केवल क्या कहलाएगा? जीन के वजह से जो परिवर्तन होगा, तो जीन के परिवर्तन से केवल क्या होगा? हमारा शरीर में ही बदलाव होगा। जो शरीर हमारे माता पिता का रहेगा वही शरीर हम लोग के ढांचा परिवर्तन बनाएगा। लेकिन लक्षण प्ररूप क्या होगा? वातावरण से। ये जीन के साथ साथ क्या होगा? वातावरण से। वातावरण वाला भाई दशा होगा, या कभी कभी माता या पिता मतलब जिद्दी होगा या लड़ाकू होगा, तब उसको हम बोलेंगे आनुवांशिक लक्षण। तो वातावरण के साथ साथ क्या होगा? आनुवांशिक लक्षण दोनों मिलेगा, तब कहेंगे लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप केवल क्या होगा? जीन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? जीन के द्वारा। और लक्षण प्ररूप किसके द्वारा होगा? लक्षण प्ररूप किसके द्वारा होगा? लक्षण प्ररूप जीन के साथ साथ आनुवांशिक और वातावरणीय। वातावरण से अब जो मिले उन सबको मिला करके क्या बनता है? या फिर फेनोटाइप। इनसे सवाल, इनका जो चैप्टर है, देखिए इनसे पहले हाँ थोड़ा सा इधर रुक जाइए। ग्रेगर, ध्यान दीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर दम नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में भी सवाल आ सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव जो है आपको बताते हैं। ढेर ज्यादा नहीं है, ढेर ज्यादा नहीं है। हाँ, अरे टच टच क्या नहीं होता? मुड़ेगा भी जी। चलिए इनसे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बताते हैं कुछ, ठीक है? अभी तो बताएं, ग्रेगर जॉन मेंडल, आप लोगों को दिखाई दे रहा? मेंडल, मेढक नहीं, मेंडल, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है? इनसे 5 नंबर का सवाल आता है, 5 नंबर का सवाल आता है, इनसे ही पूछा जाता है। इन्होंने ही बताया था, ओए, इन्हीं के थ्योरी से, इन्हीं के नियम से, इन्हीं के पढ़ाया हुआ, आविष्कार किया हुआ, इन्हीं के प्रयोगों द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने हमारे मनुष्य के बारे में जो आनुवांशिकता होता है, लक्षण होता है कि पुत्र की प्राप्ति कैसे होता है, क्या देखिए ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा? देखिए बच्चा, ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा? तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, जैसे देखिए शुरुआत में मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी। ऑब्जेक्टिव देखते जाइएगा, हाँ हाँ चर्च इसको बोलते हैं। वह विज्ञान एवं, देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव हाँ घर है, उसके बाद आइएगा एग्जाम देने के बाद फिर कहिएगा सर ये वाला तो छूट गया। विज्ञान एवं गणित अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। तो अगर उनके बारे में पूछा जाएगा भाई कि वो किस चीज में पढ़ाई में तेज थे या उनको अच्छा लगता था, तो क्या बोलिएगा? चलिए देखिए,
एक परीक्षा हुआ था अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा असफल होना। तो एक एग्जाम में असफल हो गए थे, तो वो एक सर्टिफिकेट का परीक्षा हो रहा था, एग्जाम हो रहा था, उसी परीक्षा में असफल हुए थे। ठीक है, उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। आपको हम बताएंगे अभी कुछ देर में, उनका जो खोज किए थे आनुवांशिकता के बारे में, तो खोज किए थे तो 30 साल से भी ज्यादा, 34 साल में उन्होंने 34 साल तक इनका जो प्रयोग किया गया था, उनका प्रयोग मतलब वैज्ञानिकों लोगों ने इनको आगे प्रमोट नहीं किया। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब जाकर के प्रयोग के बाद 34 साल के बाद वैज्ञानिकों ने इनके बारे में सोचा और फिर उसको लागू किया, और उनसे बहुत कुछ सामने निकल करके आया। तो वही बोल रहा है कि वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। ये जो वैज्ञानिक खोज किए थे, इनकी बात को दबा नहीं पाया। वह अपने मोन्स्टर क्या है, हाँ, मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर, देखिए यही है उनका, मटर का प्रयोग करना आरंभ किया। मटर का प्रयोग करना क्या हुआ, आरंभ किया। फिर से क्या करता है तू लोग, एकदम बतियाने पे ही जोर दिए हुए है। यहां से ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं 100% बनने वाला है। ठीक है, तुम लोग बात करो, फिर जब तुम सुमित वहां जाओ, बैठो वहां जाओ ना, वहां जाओ, अकेले जाओ। बोलते तो सुनाई नहीं देता है रे। वहां जाओ ना तुम। उन्होंने यानी ग्रेंगर जॉन मेंडल ने क्या किया, मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहला जो प्रयोग था इनका, मटर पर प्रयोग किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिक ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा। एक एक पीढ़ी का क्या प्रदर्शनों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली, जिसकी मुख्य पाठ में हमने चर्चा की है। तो अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने गणना की। तो मुख्य बात यहां पर यह है, बीच में
जैसे साफ फोटो नहीं आया है उसमें, लेकिन मोबाइल में अच्छा मोबाइल में अच्छा आएगा। जैसे ये बड़ा इसलिए धुंधला लग रहा है। हाँ, गिरजाघर जो है चर्च कहते हैं। देखिए ये नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3 और ये नंबर 4 जो कि अभी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आएगा। हाँ, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसका फोन बज रहा है। अब देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, हाँ बोलिए क्या। हाँ ऑन कर लीजिए। तो ये हेडलाइन है आपका मेंडल की आनुवांशिकता के नियम। मेंडल की आनुवांशिकता के नियम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। अगर पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यही बताना है। जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था 1800, सॉरी रुक जाओ 1822 में, 1822 में। अब मृत्यु हुआ था 1884 में। मेडल बहुत कम कहां है जी तब देखिए, मेडल ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ध्यान रखिएगा भाई कि कहां के रहने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। मतलब जिसको वही जैसे हम लोग कैसे पंडित बोलते हैं, उधर फादर होता है। ठीक है, पादरी को क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। चर्च में अब पले बड़े थे तो फादर बनना तो जरूरी था। अब जैसे देखिए, पंडित लोग, पंडित जी के साथ रहिएगा तो पंडित तो बनना है ही, मंत्र वगैरह सब कुछ जान जाइएगा। तो वहां पर भी ये ईसाइयों के क्या बन गए थे? पादरी बन गए थे। अब आगे बात करें, अब इनके बारे में थोड़ा सा। 1866 में देखिए, जन्म हुआ था 1822 और 1884 इनका जीवन काल है। इसी के बीच में 1866 में मंडल ने मटर के पौधे पर पहली बार अनुवांशिक का प्रयोग किया। अनुवांशिकी मतलब अनुवांशिकता के बारे में बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में ना परिवर्तन होता है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? अनुवांशिकता से ही पता चलता है। तो पहली बार अनुवांशिक का प्रयोग किया। मंडल को अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता था। देखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव मतलब कि फादर नहीं बोलते हैं। जैसे विज्ञान का फादर आप लोग सुने हैं, बायोलॉजी का फादर आप लोग सुने हैं, उसी प्रकार से अनुवांशिकता का फादर किनको कहा जाता है? मेंडल को। किसको कहते हैं? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल नाम याद रखिएगा पूरा, या फिर सरनेम से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्या? हाँ, मंडल कभी लिखा गया है, टाइपिंग भाई। ठीक है, 1866 में मेंडल ने मटर के पौधे पर पहली बार अनुवांशिकी का प्रयोग किया, यानी कि अनुवांशिकता के बारे में प्रयोग किया। तो किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, मेंडल को अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। अब आगे आइए, मेंडल के द्वारा, सब में मंडली लिखा, मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग की मान्यता 34 साल बाद, कितना साल बाद? देखिए, 66 में उन्होंने
प्रयोग कर लिया, सफल भी हो गए, लेकिन उनकी मान्यता मिल ही नहीं रहा था। यानी कि 34 साल बाद यानी कि वो मर भी गए। मरने के उपरांत, मरने के कुछ सालों के बाद, यानी कि कुल मिलाकर के 66 में आप 34 जोड़ दीजिए तो लगभग लगभग कितना जा रहा, 1900 ईस्वी। तो 1900 ईस्वी यानी कि 34 साल बाद 1900 ईस्वी में वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, क्या दिया गया भाई, कि हाँ ये अब वैज्ञानिक मतलब इनका जो सफर है उन पर हम लोग अब कार्य करेंगे। इतिहास, यही 5 नंबर है, याद रखना। इतिहास इतिहास कर ले ना। हाँ ये एग्जाम 5 नंबर बताओ, एक पेज का तुम्हारा रहेगा। हाँ तो बस, तो ये 2 पेज थोड़े। चलिए तो देखिए 34 साल बाद कितना मिला, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा, घबराइए नहीं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे अगर पढ़ लेते हैं तो। सब्जेक्टिव तो आपके पास है ही। तो 1900 ईस्वी में वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया दर्जा जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, किसका बारे में बात कर रहे हैं, जनक पीढ़ी। अब आपको पुरानी बात याद दिलाते हैं। पुरानी बात क्या था, आपको उड़हुल के फूल के बारे में बताए थे, पर परागन पढ़ाए थे, और एक पढ़ाए थे स्वपरागन, एक था पर परागन। स्वपरागन मतलब है कि स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों एक ही पौधा में पाया जाता है, और पर परागन है कि एक पौधा में पर परागन हो, सॉरी स्त्री केसर होगा, एक पे पुंग केसर होगा। इसलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं स्वपरागन का। किसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मटर जो है द्विलिंगी है। मटर क्या है, मटर का पौधा क्या है, उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों पाया जाएगा, स्त्री केसर और दोनों पाया जाएगा। तो उन्हीं का कहना था, आ गया जी, जनक पीढ़ी लंबे पौधे के पराग कणों को निकालकर बौने पौधों के फूलों के वर्तिकाग्रों पर गिरा दिया। अब देखिए मटर की हम बात करें तो मटर का फूल होता है, तो कहता है कि मटर का फूल पे जो परागकण होता है, किसका परागकण होगा बताइए, पुंकेसर। किसका होगा, पुंकेसर का क्या होगा, पुंकेसर का क्या होगा, परागकण। पुंकेसर का परागकण निकाल दिया, परागकण क्या कर दिया, निकाल दिया। निकाल कर बौने पौधे, तो देखिए परागकण किसका निकाला, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर समझिएगा, यहां समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो याद आप करते रहिए, दिमाग गड़बड़ा जाएगा। तो लंबे पौधा, जैसे कि यहां पर एक पौधा छोटा है और एक पौधा क्या है, बड़ा है, एक पौधा छोटा है और एक पौधा बड़ा है, तो बड़ा पौधा का परागकण निकाल दिया जाता है। परागकण क्या करता है, निकाल करके बौने पौधा, बौने पौधा मतलब कि छोटा पौधा के फूल के वर्तिकाग्र जो होता है वह स्त्री केसर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, स्त्री केसर में। तो बौना पौधा के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर कौन सी मिला देता है, परागकण गिरा देता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पौधा यहां बात करें इस प्रकार से, दूसरा पौधा यहां बात कर लीजिए, और थोड़ा बढ़ा देते हैं तब ना आपको पता चलेगा कि बड़ा है कि छोटा है। अब ये दोनों पौधा मटर का है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग बच्चा, दोनों पौधा मटर का है। एक पौधा जो है इसको हम बोलेंगे बौना, क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे लंबा, ठीक है। तो लंबा पौधा में से क्या निकाला गया, पुंकेसर से परागकण निकाल करके
इसके किस पर, वर्तिकाग्र पर इस पराग कण को रख दिया, गिरा दिया, तो मेंडल के द्वारा नए पौधे का जनक पीढ़ी कहा गया। इन्हें पी अक्षर से इंगित किया, इन्हें क्या किया। अब ध्यान दीजिए कि एक बच्चा, एक छोटा पौधा और एक बड़ा पौधा, एक छोटा पौधा और एक बड़ा पौधा है। अब दोनों पौधा को मिला दिया गया। अब दोनों पौधा से जो नया पौधा बनने वाला है, दोनों पौधा से नया पौधा जो बनने वाला है, उसको किस अक्षर से नोट किया गया, पी अक्षर से नोट किया गया। ठीक है, समझ गए जी। बड़ा पौधा का क्या था, परागकण, छोटा पौधा का क्या था, वर्तिकाग्र। उसी वर्तिकाग्र पर परागकण को डाला गया, डालने से जो नया पीढ़ी बना, क्या कहा गया, पीढ़ी, नया पीढ़ी जो जनक पीढ़ी जो हुआ, नया पीढ़ी बना, उसको किस अक्षर से नोट किया गया, पी अक्षर से इंकित किया गया, तो ये नया हो गया। यहां तक क्लियर है बच्चा, क्योंकि इसी से मिलता जुलता आ गया, फिर भुला जाएगा तू लोग। अब 8 अब कोची आ गया है इसमें, ये थोड़ा सा रिसर्च अथी क्या बोलते हैं, प्रयोग है, प्रयोग को हम लोग आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा है ना, तो कितना 5-6 पेज हो गया। जनक पीढ़ी से बने बीज सारे पौधे लंबे नस के हुए। अभी जो जनक कहां गया, जनक पीढ़ी को किससे नोट किया गया, जनक पीढ़ी को किससे नोट किया गया, पी अक्षर से। ए बच्चा ध्यान दो, क्योंकि ये पूरा मिलता जुलता है, अगर इधर से इधर गड़बड़ाया तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भाई पूरा ध्यान से दीजिए कि जनक पीढ़ी को किससे हम लोग लिखे, अब जनक पीढ़ी में जो बीज बना, वो सारे बीज कैसा बना, लंबे नस्ल के बना। तो अब जो है कोई छोटा पौधा नहीं होगा। इस पीढ़ी के पौधों को मंडल ने प्रथम संतति कहा, और इसे जो है किससे, F1 से, किससे जी, F1, तथा इसे, अच्छा चलो हटाओ, प्रथम संतति कहा तथा इसे F1 से इंगित किया। चलो ठीक है, इंगित मतलब इसको एफ से दर्शाया, बोला कि प्रथम संतति को किससे लिखा, एफ से, एफ नाम दे दिया उसको। ये प्रयोग में है ताकि प्रयोग इधर उधर ना हो। तो लंबे नस्ल के पौधे को किससे सूचित किया, F1 से इंकित किया। F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों जनक पौधों P के गुण अर्थात लंबा तथा बौना मौजूद थे। तो P अक्षर से किसको, जनक पीढ़ी को ही दर्शाया था, और इसमें जो लंबा पौधा था उसको किससे बोला, F1 से बोला, और बाकी जो P के गुण वाले थे यानी कि लंबा। अब देखिए बौना के वर्तिकाग्र पर जो क्या था, पुंकेसर यानी कि पराग कण को जो डाला था, उससे लंबा पौधा भी हुआ और बौना पौधा भी हुआ। तो लंबा पौधा जो बौना पौधा हुआ वो किसके साथ हुआ, पी के गुण, यानी कि पी को क्या कहते हैं, पी अक्षर से जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी में दो प्रकार का पौधा हुआ, एक लंबा और एक बौना, लंबा और एक पी अक्षर से जिसको हम लोग नोट करते हैं, एक लंबा और एक बौना हुआ। ठीक है, क्लियर है यहां तक। मंडल ने लंबे को टी, लंबे को क्या T7 लिखा है, टी, तथा बौना को स्मॉल टी। मंडल पढ़ रहे हैं अब। मेंडल ने लंबे को क्या T से लिखा और बौना को किससे लिखा, स्मॉल टी के
पौधे की बात कर रहा है यहां। देखिए आगे बढ़ते हैं, इंगित किया है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्या अभी हमने पढ़ाया जनक, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी को किससे सूचित किया भाई? पी से। जनक पीढ़ी को लंबा पौधा को F1 से, ठीक है। अब उसमें मंडल ने आगे बता दिया कि लंबा, जो लंबा है उसको किससे? कैपिटल टी से, और जो स्मॉल मतलब छोटा है उसको स्मॉल टी से, ताकि आसान हो, छोटा को स्मॉल टी से और बड़ा को, चलिए इस तरह एफपीडी के सभी पौधे टीटी गुण वाले हुए। टीटी गुण वाले मतलब कि, तो एफ क्या था? F1। F1 में कौन कौन हो गया? टीटी गुण वाले हुए। टीटी मतलब कि एक कैपिटल और छोटा, मतलब कि एक लंबा हुआ और एक बौना प्रभावी हुआ। क्लियर है? बौना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि शुद्ध लंबे पौधे को किससे बताया? टी से, और इसके विपरीत बौने पौधे को देखिए कैपिटल टी है ना, डबल, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध। अब शुद्ध नहीं लिखा है शुद्ध से, तो क्या करें? शुद्ध लंबे पौधे को डबल टी से, और इसके जस्ट विपरीत शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल डबल टी द्वारा इंकित किया। ठीक है, अगर हम मिलान की बात करें, शुद्ध रूप से नहीं बात करें, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों गुण टी एवं टी स्मॉल मौजूद थे, इसलिए इन्हें संकरण नस्ल कहा जाता है। ये वाला याद रखिएगा बच्चा, क्या याद रखिएगा? F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों गुण टी एवं स्मॉल टी मौजूद थे ना जी? अरे बौना पौधा और लंबा पौधा दोनों को मिलाया गया, इसीलिए इस पीढ़ी को क्या बोले? एफ बोले। एफ में दोनों गुण थे, स्मॉल टी और कैपिटल टी, इसीलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? संस्करण नस्ल कहा गया। तो आपसे जब पूछेगा 2 नंबर का सवाल कि संस्करण नस्ल किसको कहते हैं, तो F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों गुण मौजूद थे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? संस्करण नस्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें प्रभावी गुण। प्रभावी गुण कहने का मतलब है कि प्रभाव हुआ तो वो लंबा हुआ, जिस पर प्रभाव नहीं हुआ उसको बोलेंगे अप्रभावी। तो प्रभाव जिसको हुआ, लंबा का मतलब टी, और जिस पर अप्रभाव मतलब कि प्रभाव नहीं हुआ, वो नाटे रह गया, तो उसको बोलेंगे स्मॉल टी। बहुत बढ़िया। तो प्रभावी गुण जिसको हम लंबाई को प्रभावी या फिर क्या बोलते हैं? डोमिनेट, क्या बोलते हैं? डोमिनेट कहते हैं। जो प्रभावी हुआ उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डोमिनेट। और जो अप्रभावी हुआ, अब जैसे प्रभावी और अप्रभावी क्या है? प्रभावी और अप्रभावी क्या है समझ लीजिए। तो लोग पूरा खिस्सा कहानी कहे लगा रे। प्रभावी और अप्रभावी क्या है? तो प्रभावी का बात बोले, प्रभावी का मतलब क्या है? कि उस पर प्रभाव पड़ा। अब ध्यान दीजिए, एक है छोटा पौधा और एक क्या है? इसका प्रभाव इसमें डाले, अगर इसमें प्रभाव पड़ा तो लंबा नस्ल का होगा,
अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो ये छोटा नस्ल का ही होगा। तो कहता है कि जिसमें प्रभाव पड़ा तो वो लंबा नस्ल का होगा, जिसको हम बोलेंगे डोमिनेट। और जिसमें प्रभाव नहीं हुआ इसको बोलेंगे बौनापन। और बौनापन को अप्रभाव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं? रिसेसिव कहा गया। ठीक है ना। आगे देखिए, ये रिसेसिव था और क्या था? डोमिनेट नहीं, डोमिनेट प्रभाव और अप्रभाव। प्रभाव में था लंबा और अप्रभाव में बौना। चलिए, तो अब कहता है कि 3:1, यानी कि लंबा कितना होगा? 3 और बौना कितना होगा? 1। पौधे यहां पर है, पौधे के अनुपात का F1 लक्षण प्ररूपी अनुपात। अब देखिए 3:1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लक्षण प्ररूपी। आपको कुछ देर पहले लक्षण प्ररूपी बता रहे थे कि जीन प्लस बाहरी वातावरण मिलकर के क्या होता है? लक्षण प्ररूप। यहां पर पौधे में भी बात करें तो 3:1, तो 3 जो होगा लंबा और 1 होगा बौना। तो उसको हम कोशिश किए कि एक छोटा और एक बड़ा था, यानी एक छोटा और एक बड़ा। तो प्रभाव तो सोचे थे कि पूरा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जनसंख्या ज्यादा किसका हुआ? लंबा का ज्यादा हुआ। प्रभाव यानी लंबा पर ज्यादा पड़ा, यानी कि कह सकते हैं कि 75% लंबा होगा और 25% क्या होगा? बौना। इतना पौधा होगा नए बीजों के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं लक्षण प्ररूपी। और दूसरा है 1:2:1, यानी कि शुद्ध बड़ा पौधा कितना होगा? 1, और बड़ा और छोटा पौधा जो होगा वो 2, और स्मॉल यानी कि बौना पौधा के 1 होगा, यानी कि 1 बड़ा और 1 छोटा। लेकिन जो संभावना होगा बड़ा छोटा 2 गो होगा। कितना होगा? 2 गो होगा। पौधे के अनुपात को क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? जीन प्ररूपी का अनुपात कहते हैं। तो पौधा में जीन प्ररूपी को क्या कहेंगे? 1:2:1, जिसमें शॉर्ट में आपको लिखना है TT, 2T स्मॉल और T स्मॉल। ठीक है। और प्ररूपी में लिखाएंगे 3:1, जिसमें आपका लंबा और बौना पौधा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि जीन प्ररूपी जो है पौधा में, किसमें? पौधा में क्या कहिएगा? जीन प्ररूपी 1:2:1, और इसमें बात करेंगे लक्षण प्ररूपी में 3:1, जिसमें 3 होगा T और ये स्मॉल t। चलिए ठीक है, क्लियर है? समझ तो रहा है थोड़ा बहुत। अब जो है इंसानी पौधा वाला खत्म हो गया, यानी कि मेंडल खत्म हो गया, लास्ट है बस। 2 चैप्टर अंतिम बच गया, 2 पेज। ठीक है। ये है मनुष्य से, किससे है? मनुष्य। पौधे से। अब इन्हीं के देखिए, मेंडल से लिया गया मनुष्य में भी। अन्य वैज्ञानिक जो थे वो मेंडल से ही इस प्रयोग को किए हैं। सबसे पहला जो है, मनुष्य में 23 जोड़े क्या होता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 जोड़ा। अभी कुछ देर पहले बताए थे, इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं। कितना जोड़ा एक ही प्रकार के होते हैं? 22 जोड़ा। कितना प्रकार के? 22 जोड़ा एक ही प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम की संख्या हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितना है? 23 जोड़ा है। जोड़ा बोलिएगा तो 23, संख्या बोलिएगा तो 46। ठीक है। लेकिन इनमें जो है 22 जोड़ा क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहलाता है। जिसको क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ऑटोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़ा को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ठीक है। 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है। 23वां जोड़ा क्या होता है? जिसे हम लिंग
क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 22 जोड़ा जो है वह शरीर के ढांचा बनाने में लग जाता है, जो कि एक ही होता है, हमारे शरीर में एक ही होता है। लेकिन एक क्रोमोसोम जो होता है वो लिंग निर्धारित करता है कि मादा होगा कि नर, वही निर्धारित करता है। तो एक क्रोमोसोम जो होता है, एक जोड़ा क्रोमोसोम, वो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। क्लियर है? 23वां जोड़ा क्या कहलाता है? लिंग क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? अब 22 जोड़ा को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। क्या कहते हैं? 22 जोड़ा क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? वो एक ही जैसा होता है, एक ही प्रकार का होता है। अब जो है ये लिंक क्रोमोसोम, उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। लिंक क्रोमोसोम कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिंक क्रोमोसोम दो प्रकार का, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई होता है। एक एक्स और दूसरा वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है। हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ा में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जोड़ा में। तो लिंक क्रोमोसोम होता है जोड़ा में होता है। तो 22 जोड़ा के बारे में तो बता दिए, लेकिन एक जोड़ा जो होता है वह एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई होता है। तो हम बात कर रहे हैं एक्स का। तो एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है। एक्स कैसा होता है? लंबा और छड़ का आकार होता है। वाई का बात करें तो वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। वाई कैसा होता है? छोटे आकार का होता है। अब हम बात करते हैं नर में। किसके बारे में बात करेंगे? नर में। अब जैसे अभी हम आपको बताएं कि हमारे शरीर में 23 जोड़ा क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो नर में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होगा और मादा में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर ये दोनों मिलकर के अगर निषेचन करेंगे तो जो नया संतति आने वाला है, जो नया परिवार आने वाला है, जो नया बच्चा आने वाला है, उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो 22 जोड़ा तो मिलके चल जाएगा कि हाँ भाई हाथ बनाना है, पैर बनाना है। लेकिन लिंग निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? लिंग, कि वो लड़का होगा कि लड़की, मादा होगा या नर। उसके लिए क्या करता है? उसके लिए क्या करेगा जी? सबसे पहले हम लोग बात किए कि एक्स क्रोमोसोम लंबा छड़ के आकार का होता है, वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर में एक्स और वाई दोनों लिंक क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला जो है हमने आपको यहां बताया कि जो 23वां जोड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। और लिंक क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स और वाई। तो नर में लिंक क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। नर में लिंक क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। लिंक क्रोमोसोम का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों मौजूद होते हैं, नर में होते हैं। मादा में दो एक्स क्रोमोसोम ही होता है, यानी कि नर में एक्स और वाई नहीं होता है, नर में एक्स और एक्स ही होता है। दो क्रोमोसोम एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है, लेकिन दोनों क्या होता है? एक्स ही होता है। तो नर में 2 एक्स होता है। नर में कितना होता है? 2 एक्स होता है। सॉरी मादा पढ़ा रहे। अब बताइए ये जो एक्स और वाई है, ये जो है 23वां हम बात कर रहे। 23वां क्या? क्रोमोसोम। 23वां एक्स और वाई मिलकर के 23वां क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम किस में रहता है? जोड़ा में रहता है। तो अगर हम मादा की बात करें तो मादा का 23वां क्या होता है? एक्स और एक्स और एक्स। ये भी कितना है? 23वां क्रोमोसोम है। ये भी क्या है? अगर हम नर की बात करें तो एक्स और वाई, ये भी क्या है? 23वां है। ये भी क्या है? 23वां क्रोमोसोम है। तो नर में एक्स और वाई पाया जाता है और मादा में एक्स और एक्स पाया जाता है।
तो मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंक क्रोमोसोम के रूप में होते हैं, ठीक है। ये एक्स और एक्स क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन निर्धारित होता है? एक्स और एक्स। क्या हुआ? चलिए तो ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। मादा में क्या होता है? डबल एक्स क्रोमोसोम लिंक क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। अब अगला जो बात है कि ये यहां पर थे नहीं है भाई, ये है, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एक्स और वाई लिंग को निर्धारित कर सकता है। एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और एक्स थोड़ी कर देगा, एक्स और एक्स लिंग निर्धारित थोड़े कर देगा, एक्स और वाई। तो इधर हम बात करें किसका? नर मादा, नर और मादा। तो जैसे ही अगर एक्स और एक्स मिल जाता है तो क्या होगा? अगर एक्स और वाई, ठीक है। अब आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, बस लास्ट हो गया, खत्म। हाँ, नर में एक्स और वाई 2 प्रकार के होते हैं। नर में एक्स और वाई 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। नर में अगर अभी जस्ट पहले अभी हम बताएं कि अगर ये एक्स और एक्स हो गया तो इसको हम बोलेंगे मादा, और एक्स और वाई हो गया तो नर। यही बोल रहा, नर में एक्स और वाई 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। मादा में केवल एक्स क्रोमोसोम वाले ही युग्मक बनते हैं। तो ठीक है, क्लियर है। इन युग्मकों के निषेचन के फलस्वरूप नर एवं मादा बनते हैं। और निषेचन आप लोग को पिछले क्लास में बता दिए थे, निषेचन जैसे ही होगा तब वहां पर क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमोसोम बनाएगा कि वह नर है कि मादा है। अगर मादा बनना होगा तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, अगर नर बनना होगा तो एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। और ये निषेचन के फलस्वरूप होता है, निषेचन के पहले नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बात करें, जिस युग्मनज, युग्मनज का मतलब क्या है कि निषेचन हो चुका है। युग्मनज का मतलब क्या है? निषेचन, ठीक है। जिस युग्मनज में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वह नर बन जाता है। युग्मनज में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं वो क्या बन जाता है? नर। और जिसमें दोनों लिंक क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच जाते हैं वह मादा बन जाता है। लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हेट्रोगैमेसिस का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको हम बताए हैं, ये जो एक लाइन, एक पेज और ये दूसरा पेज, ये 2 पेज मिल करके आपको 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें से सवाल पूछता है कि आप, हाँ एक और बच गया है यहां पर जो बता रहे थे, ये ग्रेगर जॉन मेंडल, इसमें से सवाल पूछेगा कि इसका निष्कर्ष बताइए और इनके बारे में बताइए कि मटर से, तो जो मटर की प्रक्रिया है उसमें कुछ कुछ समझा देना है, ठीक है। क्या बच गया हो? देखिए ये वाला जो है, ये वाला बता, अरे तुम लोग को बता नहीं रहे हैं, बस हो गया, हाँ गया।
छोटा नहीं होगा ये। देखिए इसमें क्या है, यहां पर दूसरा नाम है, क्या है? द्विगुण संकरण। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे 5 नंबर का। तो ये उसी प्रकार से है जैसे अभी हम लोग पढ़े, ये द्विगुण संकरण है और एक गुण संकरण था इसके पहले। इसके पहले जो पढ़ाए थे मटर वाला, वह एक गुण संकरण था। क्या था जी? एक गुण संकरण था। और ये क्या है? द्विगुण संकरण है। एफपीडी के पौधे जब आपस में प्रजनन कराया गया तब उन्हें 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। इन बीजों में सबसे पहला क्या है? 315 बीज, जो कैसा है? गोल है तथा पीले, कितना है? ये भी गोलाकार है। और तीसरा नंबर क्या है? ये कैसा है? झुर्रीदार है। और अंतिम जो है पीले एवं 32, ये भी क्या है? झुर्रीदार है। क्या है? झुर्रीदार है। इन बीजों के लक्षण अनुपात कितना है? देख लीजिए, 9:3:3। ये हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ये भी आपको याद करना होगा, ठीक ना? 5 नंबर इसी ले लोगी रे।